है। हाँ, नहीं, जैसे शिवाजी का प्रशासन देखोगे ना, तो प्रशासन में पहले इसको तुमको दो क्षेत्र में बांट दो, आराम से याद ही हो जाएगा तुम्हें। एक क्षेत्र को तुम दे दो स्वराज्य, स्वराज्य, और दूसरे क्षेत्र को दे दो मुगतई, मुगतई। स्वराज्य को दे देना प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र, वाला क्षेत्र, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र। ओके, और मुक्तई को दे देना चौथ और सरदेश मुखी, चौथ एवं सरदेश मुखी, सरदेश मुखी की पद्धति के तहत अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखना। चौथ और सरदेश मुखी, चौथ तथा सरदेश मुखी की पद्धति के तहत अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखना। अब आप दाएं पार्ट से नाता तोड़ लो और बाएं पार्ट को बढ़ाते जाओ। दाएं पार्ट में इतना ही हो गया, मुक्तई में अब कुछ नहीं लिखना है। अब बाएं पार्ट में हम इसको हटा रहे हैं, तो देखना जहां से देखने वाला क्षेत्र है वहां पर आप फिर एरो दे के लिखो प्रशासनिक मॉडल, प्रशासनिक मॉडल, प्रशासनिक मॉडल। अब प्रशासनिक मॉडल में देना कि दक्षिणी मॉडल पर आधारित, दक्षिणी मॉडल पर आधारित परंतु उत्तर का भी प्रभाव, दक्षिणी मॉडल पर आधारित परंतु उत्तर का भी प्रभाव, उत्तर का भी प्रभाव, दक्षिणी मॉडल पर आधारित परंतु उत्तर का ही प्रभाव, उत्तर का ही प्रभाव। अब ये हो गया। अब फिर एरो दे दो और एरो देने के बाद लिखो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। और जहां केंद्रीय प्रशासन लिखा है उसी को ब्रैकेट में दे दो अष्टप्रधान। केंद्रीय प्रशासन जहां लिखा हो नीचे दे दो अष्टप्रधान, ब्रैकेट में अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, हाँ अष्टप्रधान, हाँ 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 लिखा, जिनके अंतर्गत 8 प्रमुख विभाग, जिनके अंतर्गत 8 प्रमुख विभाग, जिनके अंतर्गत 8 प्रमुख विभाग, 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 विभाग। अब एक बात तुम हमको थोड़ा बता दो कि आपने अष्टप्रधान का नाम वाम याद है कुछ कि क्या है विभाग में? जैसे पहला नाम पेशवाही हो गया प्रधानमंत्री, दूसरा हो गया अमात्य अथवा मजुमदार, क्या वित्त मंत्री, और तीसरा हो गया सचिव या सूरनबीस जो पत्राचार विभाग से संबंधित, चौथा मंत्री अथवा वाकिया नबीस जो दरबारी रिकॉर्ड, एक बार याद कर लेना, उसमें हमारे कहने से काम नहीं होगा। उसके बाद पांचवा हो गया दबीर अथवा सुमंत विदेश मंत्री, छठा हो गया क्या, हाँ सर नौबत मुख्य सेनापति, उसका पंडित राव, पंडित राव देख रहे हो, फिर उसके बाद न्याय, हाँ तो कोई है नहीं। अब नीचे एरो दे के फिर लिख दो सूबा, नीचे एरो दे के लिखो सूबा, सूबा हाँ सूबा प्रशासन। सूबा प्रशासन में तुमको देना पड़ेगा 3 सूबों, हाँ 3 सूबों में विभाजित, 3 सूबों में विभाजित, विभाजित 3 सूबों में विभाजित
और जब 300 में विभाजित आपने जो कहा उसमें दे देना मामलतदार नामक अधिकारी के अंतर्गत। 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 अब मामलतदार यहां उसके नीचे फिर एरो डालो और लिखो परगना प्रशासन। परगना प्रशासन। अब परगना प्रशासन में आप डैश दे दो और उसमें लिखो 2 वंशानुगत अधिकारी, डैश देकर 2 वंशानुगत अधिकारी। परगना प्रशासन में 2 वंशानुगत अधिकारी। और 2 वंशानुगत अधिकारी में एक लिखना मामलतदार। मामलतदार एवं काम विस्तार। मामलतदार एवं काम विस्तार। मामलतदार एवं काम विस्तार। काम विस्तार। अब देखो मामलतदार 2 जगह पर है, उसे कंफ्यूज मत करना। तो सुबह में है उसमें भी मामलतदार, इसमें भी मामलतदार काम विस्तार। हाँ, तो 2 प्रमुख अधिकारी मामलतदार काम विस्तार, उसमें कॉमा देकर लिखना 2 अन्य अधिकारी। हाँ, 2 अन्य अधिकारी, उसी में कॉमा देकर 2 अन्य अधिकारी, उसमें डैश देकर 2 नाम लिखना है। हाँ, देशमुख और देश पांडे। नाम सुना है? देशमुख और देश पांडे। देशमुख और देश पांडे, ब्रैकेट दे देना और ब्रैकेट देके लिखना वंशानुगत अधिकारी। वंशानुगत अधिकारी। हाँ? देशमुख और देश पांडे ब्रैकेट देके वंशानुगत अधिकारी लिखो ना, क्या दिक्कत है तुम? हाँ? नहीं, ऊपर काम विस्तार वगैरह वंशानुगत नहीं उसमें लिखवाया, लिखा है क्या तुमने? ऊपर भी लिखा है, बहुत गड़बड़ हो गया। काटो काटो ऊपर। मामलतदार और काम विस्तार वंशानुगत अधिकारी नहीं है, एकदम नहीं है। ये कैसे हो गया भाई? एक्चुअली आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी, समझ रहे हो ना? वो नहीं, छोड़ेंगे कैसे? छोड़ना हमारे लाइफ में वो रेस्ट नहीं है, चलता रहता है, तबीयत खुद भाग जाएगा। क्या लिखो आपने? 2 वंशानुगत अधिकारी देखा ना, और उसमें क्या लिखा आपने? देशमुख देश पांडे, ठीक है। अब नीचे फिर एरो दे दो और नीचे लिखो ग्राम। ग्राम, और ग्राम में डैश देकर लिख दो पटेल एवं कुलकर्णी। पटेल एवं कुलकर्णी। पटेल एवं कुलकर्णी। अब नीचे फिर एरो, वो एरो दोगे तो हायरार्की बन जाएगी। एरो नहीं दो, केवल नीचे लिख दो भू राजस्व सुधार। नहीं, हाँ, भू राजस्व सुधार। चाहे ग्राम में ही डैश दे दो, भू राजस्व सुधार कर दो, कोई नहीं, भू राजस्व सुधार। और भू राजस्व सुधार में लिख दो डैश देकर कि भूमि की माप कराना। भूमि की माप कराना और भूमि माप के लिए काठी का प्रयोग। भूमि माप के लिए काठी का प्रयोग। भूमि माप के लिए काठी का प्रयोग। काठी का प्रयोग। हाँ, देखिए 20 काठी का कॉमा इसमें देना, 20 काठी का 1 बीघा और 120 बीघे का 1 चावर। 120 बीघे का 1 चावर। चावर, हाँ, चावर। हमारी तरफ चावर क्यों देख रहे हो? क्या मैटर पढ़ा है तुम लोगों ने? हम बोर्ड पर नहीं लिखने वाले। अब कॉमा दे दो और कॉमा दे के लिखो वहीं पर एक चावर। अब कॉमा दे के यहीं पर लिखो कि हाँ, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाना।
भू-राजस्व की दर को बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाना, 40% तक कर दिया जाना, कर दिया जाना, 40% तक कर दिया जाना तथा जमींदारों को नियंत्रित करने का प्रयास, जमींदारों को नियंत्रित करने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास, नियंत्रित करने का प्रयास। तो मतलब अब वहां पर दिखाने पहले 1 मिनट पहले आप नीचे देख देख लिखो उसी में। अब ओवरऑल मतलब कुछ इसमें नहीं, ओवरऑल जब मूल्यांकन आपका लेफ्ट आपने छोड़ा हुआ है अभी तक, तुमने तो लेफ्ट को भर दिया है, क्या करोगे? और लेफ्ट में राइट में, हाँ नहीं हमने कहा है, हमने कहा हुआ है जैसे स्वराज्य उसमें 2 शब्द दिया, चौथ और सरदेशमुखी। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहले तुम इसी में लिखो, लेफ्ट वाले में ही पहले लिखो, लेफ्ट वाला है ना। नहीं लेफ्ट वाला क्यों लिखोगे, नहीं लिखो आप पहले राइट वाले में जो चौथ और सरदेशमुखी और लिखिए। हाँ 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 लिखिए कि हाँ हाँ कि पूरक आय के रूप में, पूरक आय के रूप में, पूरक आय के रूप में, उसी में जहां चौथ सरदेशमुखी वहां फिर एरो डाल के लिख दो, पूरक आय के रूप में चौथ और सरदेशमुखी क्या राइट साइड में जहां तुमने चौथ और सरदेशमुखी लिखा था ना वहीं पर मुक्तई वाले क्षेत्र में बचा हुआ है कि नहीं? हाँ तो देख लो अगर नहीं बचा हुआ तो जहां जुगाड़ लगे वहां पर। हाँ लिखिए मुक्तई क्षेत्र, हाँ क्या लिखा आपने? पूरक आय के रूप में चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी की वसूली जो संपूर्ण आय का क्रमशः, जो संपूर्ण आय का क्रमशः, संपूर्ण आय का क्रमशः मुक्तई क्षेत्र, हाँ क्या लिखा आपने? पूरक आय के रूप में चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी की वसूली जो संपूर्ण आय का क्रमशः, जो संपूर्ण आय का क्रमशः, संपूर्ण आय का क्रमशः क्रमशः 25% एवं 10%, सॉरी संपूर्ण क्या बोलूं, संपूर्ण राजस्व का, संपूर्ण राजस्व का क्रमशः 25% और 10%, 10%। अब इसी में चौथा सदस्यों को लिखना सबल पक्ष, नीचे उसी में लिखते हैं देखो सबल पक्ष, सबल पक्ष। लेफ्ट साइड तुम लोग बचाए रखना, सबल पक्ष, लेफ्ट का मतलब है उधर जहां हम सिवाज चल रहे थे प्रशासन ओवरऑल। सबल पक्ष, अब देखो इस पर तुम्हारा सारा प्रशासन का क्वेश्चन हो जाएगा इस टैक्टिक्स पर, वही मैं इसलिए स्ट्रक्चर बनवा दे रहा हूं, बुकलेट में तो है ही लेकिन स्ट्रक्चर इसलिए बनवा दे रहा हूं। सबल पक्ष और डैश देखो और डैश देकर लिखो और डैश देकर लिखना उसमें इसमें लिखना सबल पक्ष वाले में डैश देकर कि इसके माध्यम से हाँ उसमें .1 कर देना, .1। हाँ अतिरिक्त आय के माध्यम से राज्य का संचालन संभव, अतिरिक्त आय के माध्यम से राज्य का संचालन संभव, संचालन संभव, संचालन संभव। पॉइंट नंबर 2,
इसका संचालन संभव। हाँ, पॉइंट नंबर 2। हाँ ठीक है। हाँ जिन हाँ 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 इनके माध्यम से मराठा राज्य को वैधता प्राप्त, इनके माध्यम से मराठा राज्य को वैधता प्राप्त, मराठा राज्यों को वैधता प्राप्त, क्योंकि जिन राज्यों ने चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना, चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया, चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया, उन्होंने मराठा राज्य को भी स्वीकृति दी, उन्होंने मराठा राज्य को भी स्वीकृति दी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? हाँ। हम नीचे ब्रेक देकर लिखिए निर्बल पक्ष, थोड़ा फास्ट होइएगा, काम बहुत है, समय बहुत कम। निर्बल पक्ष, निर्बल पक्ष, उसमें डैश दे दीजिए। निर्बल पक्ष में आप दिखाइए डैश देकर पॉइंट फर्स्ट। हाँ कि स्वराज्य क्षेत्र से बाहर, स्वराज्य क्षेत्र से बाहर मराठा शक्ति का विस्तार, मराठा शक्ति का विस्तार सामंती ढांचे पर आधारित हो गया, सामंती ढांचे पर आधारित हो गया, आधारित हो गया। इसलिए मराठा साम्राज्य का आधार ही कमजोर था, इसलिए मराठा साम्राज्य का आधार ही कमजोर था, कमजोर था। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, मराठा राज्य व्यवहार में सैनिक राज्य ही बना रहा, मराठा राज्य व्यवहार में सैनिक राज्य ही बना रहा, मराठा राज्य व्यवहार में सैनिक राज्य ही बना रहा, बना रहा। वह अपेक्षित रूप में सिविल संस्थाओं का विकास नहीं कर सका, वह अपेक्षित रूप में सिविल संस्थाओं का विकास नहीं कर सका, सिविल संस्थाओं का विकास नहीं कर सका। ओके, इधर लेफ्ट साइड में आओ, जहां पर तुम प्रशासन लिख रहे थे, बुरा व्यवस्था, तो जहां पर प्रशासन, वहां पर फिर एक एरो दे दो और एरो दे के लिखो कि शिवाजी के प्रशासन, हाँ शिवाजी के प्रशासन के सबल पक्ष, शिवाजी के प्रशासन के सबल पक्ष, सबल पक्ष, सबल पक्ष डैश देकर लिखिए। पॉइंट फर्स्ट देखिए। हाँ निरंतर युद्ध और संघर्ष में उलझे रहने के बावजूद, निरंतर युद्ध एवं संघर्ष में उलझे रहने के बावजूद उसने दक्षिणी मॉडल और उसने प्रशासन के दक्षिणी एवं उत्तरी मॉडल को मिलाकर, प्रशासन के दक्षिणी एवं उत्तरी मॉडल को मिलाकर प्रशासन का वंशानुगत ढांचा प्रशासन का वंशानुगत ढांचा खड़ा किया। सॉरी एक मिनट, हाँ प्रशासन का व्यावहारिक ढांचा, वंशानुगत नहीं, प्रशासन का व्यावहारिक ढांचा खड़ा किया, प्रशासन का व्यावहारिक ढांचा खड़ा किया, खड़ा किया। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 कि उसने प्रशासन में वंशानुगत तत्वों को हतोत्साहित किया, प्रशासन ने वंशानुगत तत्वों को हतोत्साहित किया,
उदाहरण के लिए अष्टप्रधान का पद वंशानुगत नहीं, उदाहरण के लिए अष्टप्रधान का पद वंशानुगत नहीं, अष्टप्रधान का पद वंशानुगत नहीं, वंशानुगत नहीं। और पॉइंट नंबर 3, उसने भूमि की माप कराई और जमींदारी तत्व को हतोत्साहित किया। उसने भूमि की माप कराई और जमींदारी तत्वों को हतोत्साहित किया, जमींदारी तत्वों को हतोत्साहित किया, हतोत्साहित किया। अब लिखो सीमाएं, नीचे ब्रेक देकर लिखो सीमाएं, सीमाएं, सीमाएं में पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पॉइंट फर्स्ट लिखिए, हाँ, कि वो प्रशासन में वंशानुगत तत्व को समाप्त नहीं कर सका, प्रशासन में वंशानुगत तत्व को समाप्त नहीं कर सका, नहीं कर सका। उदाहरण के लिए परगना के स्तर पर देशमुख एवं देशपांडे, समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए परगना के स्तर पर देशमुख और देशपांडे को प्रशासनिक शक्ति दिया जाना, परगना के स्तर पर देशमुख और देशपांडे को प्रशासनिक शक्ति दिया जाना, देशपांडे को प्रशासनिक शक्ति दिया जाना, ओके। पॉइंट नंबर 2, उसने जमींदारी तत्वों को दबाने में सफलता नहीं पाई, क्योंकि स्वयं उसकी पद्धति में विरोधाभास था। उसने जमींदारी तत्वों को दबाने में सफलता नहीं पाई, क्योंकि स्वयं उसकी पद्धति में विरोधाभास था, क्योंकि स्वयं उसकी पद्धति में विरोधाभास था। एक तरफ हुआ चौथ और सरदेशमुखी के आधार पर, एक तरफ हुआ चौथ और सरदेशमुखी के आधार पर जमींदारी अधिकारों का दावा करता, और दूसरी तरफ वह अन्य जमींदारों के अधिकारों को दबाना चाहता, जो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं। समझा तुम लोगों ने इसको? इस लाइन का मतलब समझा तुम लोगों ने? कोई खुद सिगरेट स्मोकिंग करे और दूसरे को कहे सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो कौन उसकी बात से कन्विंस होगा? आप खुद जमींदारी अधिकार का दावा करो, चौथ और सरदेश, मगर दूसरे जमींदार के अधिकार को दबाना चाहोगे, सिस्टम कैसे चलेगा? अब तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा इसी पर, समझ रहे हो कि नहीं? अब जैसे देखो, तुम्हारा इस साल का क्वेश्चन क्या है? इस साल का क्वेश्चन नीचे रखो सामने। शिवाजी मात्र सैनिक विजेता ही नहीं थे, अपितु एक प्रबुद्ध शासक भी थे, हाँ, विवेचना कीजिए।
अपितु एक प्रबुद्ध शासक भी थे, शासक भी थे। हाँ, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। अब थोड़ा सा देखो यहां पर तुमको ट्विस्ट एंड टर्न क्या लेना पड़ेगा पता है, क्योंकि ये तुम्हारे क्वेश्चन के मूल में ये प्रबुद्ध प्रशासक नहीं है, सॉरी सैनिक विजेता मूल में नहीं है। आप सैनिक विजेता के रूप में उसे दो कि भाई शिवाजी एक मराठा एक जमींदार की हैसियत से एक राज्य के स्तर को प्राप्त किया, दक्षिण और उत्तर के संघर्ष को लाभ उठाया, गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से किलों का निर्माण कर अपनी स्थिति मजबूत की। तो 2-3-4 लाइन में जो सैनिक विजेता के रूप में लिखना है लिख दो। लेकिन जो बुद्ध प्रशासक है वो प्रबुद्ध प्रशासक में एक टर्म दिया हुआ है, वो टर्म है विवेचना कीजिए। तो विवेचना कीजिए का मतलब है टू डिस्कस। डिस्कस का मतलब ये कहते हैं, वो कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, या अगर ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, तो विवेचना में ये झंझट हो जाता है। तो आप प्रबुद्ध प्रशासक वाले में कहोगे कि इस संदर्भ में एक दृष्टिकोण यह है कि वह तमाम प्रयासों के बावजूद भी एक प्रगतिशील प्रशासनिक ढांचे का निर्माण नहीं कर सका, क्योंकि चौथ और सरदेशमुखी पर उसकी निर्भरता ने मराठा राज्य के स्वरूप को सामंती बना दिया। परंतु अगर हम उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल शिवाजी की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करते हैं तो ये उपलब्धियां हमें महत्वपूर्ण प्रतीत होती है कि प्रबुद्ध प्रशासक था। और तब दोगे कि उसने दक्षिणी उत्तर तत्वों को मिलाकर एक व्यावहारिक ढांचा खड़ा किया, वंशानुगत तत्वों को हतोत्साहित किया, और इसने ऊपर केंद्र, परगना और प्रांत के स्तर पर एक ढांचे को खड़ा किया। और इतना ही नहीं, उसने उस समय भी मलिक अंबर पद्धति का विस्तार करके उसने भूमि की पैमाइश कराई, और उसने राजस्व आधार को मजबूत करने का प्रयास किया। और जहां तक चौथ और सरदेशमुखी का सवाल है तो उसका एक व्यावहारिक कदम था, क्योंकि बिना अतिरिक्त आमदनी के मराठा राज्य का संचालन संभव नहीं होता। लेकिन शिवाजी के काल में यह पद्धति सफलतापूर्वक चुस्त से काम करती रही। आगे जाकर पेशवाओं के समय इसके स्वरूप में परिवर्तन आया। इसलिए कुछ सीमाओं के बावजूद भी हम शिवाजी को एक प्रबुद्ध प्रशासक के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसे करके तुमको स्टैंड देना पड़ेगा। दिमाग में इमेज बना कि नहीं बना? और तुम्हारे मन में ये लालच होगा कि सर लिखवा दीजिए, हम तो लिखवा देंगे, एक अगले साल क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा, तुम लिखो इसको। अब तो ये क्वेश्चन गया, अब तो आने वाला क्वेश्चन फिर दूसरा होगा क्या? तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन है आपको कि मराठा राज्य का विघटन आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ था। तो मराठा राज्य के विघटन में आंतरिक दबाव तुमको थोड़ा सा तुमको मॉडर्न में भी समझ में आ जाएगा। जैसे आंतरिक मराठा, उसका मराठा परिसंघ का जो आंतरिक विवाद है ना, आंतरिक विवाद, जैसे विभिन्न जो मराठा परिसंघ के घटक है उनका आपस में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है। और छत्रपति के बाद जैसे बालाजी विश्वनाथ के समय जब छत्रपति मरने लगेगा तो अपना एक संगोला पैक्ट छोड़ देता है अपने उत्तराधिकारी के लिए, समझ रहे हो? तो उसमें उसने अपनी शक्ति एक तरह से समझो तो प्रैक्टिकली उसने पेशवा को ही दे दी। तो बालाजी बाजीराव के समय अब पेशवा का सीट ऑफ पावर पुणे आ गया सतारा से, और वही केंद्र बन गया मराठा प्रशासन के। लेकिन जो मराठा के बाकी जो घटक थे वो घटक के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा चलती रही। जिसको चौथ और सरदेशमुखी के मुद्दे से शुरू करके मराठा साम्राज्य के स्वरूप को सामंती दिखाकर मराठा परिसंघ के विभिन्न घटकों के बीच मतलब मतभेद और विवाद, और तब पानीपत के थर्ड बैटल की तरफ उसके पराजय की इशारा कर दोगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्या सत्य है कि राज दरबार की षड्यंत्रकारी गतिविधियों और कमजोर लगान व्यवस्था की वजह से मराठा साम्राज्य का विघटन हुआ था? तो कमजोर लगान व्यवस्था में वही कह रहा है चौथ और सरदेशमुखी। तो तुम यहां पर इस चीज को जैसे कह रहा है ये 2016 में, क्या यह सत्य है कि राज दरबार की षड्यंत्रकारी गतिविधि और कमजोर लगान व्यवस्था की वजह से मराठा साम्राज्य का विघटन हुआ था? टिप्पणी कीजिए। तो तुम उसमें शुरू ऐसे कर सकते हो कि मराठा साम्राज्य के विघटन के लिए तो वैसे कई कारक उत्तरदायी रहे, लेकिन उसके दो प्रमुख कारक ये और ये थे। तो ये और ये में एक तुमको दे रहा है कि षड्यंत्रकारी गतिविधि हो, तो उसमें तुम यह कह दो कि मराठा परिसंघ में आपस में ही मतभेद और उसमें उनके बीच आपस में विवाद और षड्यंत्र और प्रतिषड्यंत्र शुरू हो गया था। और उसका एक दूसरी कमजोरी थी कि मराठा राज्य उसका लगान व्यवस्था कमजोर था, क्योंकि उसने जो शिवाजी ने जो भू राजस्व का बेहतर प्रबंधन
विकसित किया था, आगे पेशवाओं के समय बदल गया था। तो उनको मैंने मैटर पढ़ के आने के लिए कहा है। एक उसमें तुमने देखना मैंने सब कॉलम बनाया हुआ है, जैसे ऊपर मैंने शिवाजी का प्रशासन लिखाया हुआ है और नीचे एक पैराग्राफ में तुमको लिखा हुआ मिलेगा। अभी क्या खोल रहे हो, घर पर जाके खोलो ना, अब जब तक नहीं खोला तो अब क्या खोलो। वहां पर तुमने एक देखना, उसमें लिखा हुआ है पेशवाओं के अधीन प्रशासनिक ढांचा का परिवर्तन। तो अपने ढंग से तो हम आपको सब कुछ दे देते हैं कि आप लोग पढ़ के आओगे तो कुछ काम आ जाएगा। अब आप लोग सोचते हो कि इतना बड़ा बुकलेट है, उसको दोबारा फिर क्लास में लिखवाइए, तो उसमें फिर क्वेश्चन पर काम करने में नहीं बनता है ना। एक ही चीज में लिखवाता रहा हूँ 4 जगहों पर। तो वहां पर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे जो मुख्य रूप से प्रशासन में परिवर्तन है। एक तो अष्टप्रधान की जगह 9 प्रधान हो गया, एक प्रतिनिधि नामक अधिकारी आ गया। पेशवाओं के अधीन जो मराठा जो अष्टप्रधान है उसके पद वंशानुगत हो गए, एक परिवर्तन ये है। अब झोला मत संभालो, अभी मेरी बात पर गौर करो। हाँ, तो पेशवाओं का पद है वो वंशानुगत हो गया, नंबर 1। इस पर अष्टप्रधान का पद। दूसरा तुम दिखाओगे कि एक प्रतिनिधि नामक पद, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। आप देखोगे कि उसमें भू राजस्व की वसूली की नीलामी होने लगी, ठेके पर नीलामी होने लगी। तो ठेके पर नीलामी होना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो इसका मतलब है कि जो मॉडल शिवाजी ने तैयार किया था वो पेशवाओं के अधीन वो मॉडल परिवर्तित हो गई, क्योंकि अब भू राजस्व की वसूली की नीलामी होने लगी। तो अब इसमें तुमको क्लू यह मिल जाएगा कि इस कारण से राजा, अच्छा देखो तीसरा दोगे चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी के कारण मराठा राज्य को हमेशा युद्ध में उलझा रहना होता था। उसमें जितनी आमदनी उससे आती थी उसमें एक अच्छा खासा भाग खर्च हो जाता था। और इसके अलावा मराठा साम्राज्य का चरित्र भी सामंती और सैनिक होता चला गया। हो जाएगा तुम्हारा। और एक जो तुम्हारा दिया उसी से प्रशासन से मिलता है कि पेशवाओं के अधिकारी तंत्रीय प्रबंधन की साम्राज्य के मुगल प्रशासनिक अधिकारी तंत्रीय प्रबंधन से तुलना कीजिए। तो आप देखोगे कि मुगलों ने बड़ा एक चुस्त प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया था, जिसमें केंद्रीय स्तर पर उन्होंने प्रशासनिक मतलब महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की थी और योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति होती। और फिर सुबह प्रशासन का विकास किया था और नीचे उन्होंने उन्नत भू राजस्व व्यवस्था का विकास किया था। हालांकि उत्तरवर्ती मुगलों के समय वो ढांचा कमजोर पड़ गया था, लेकिन लगभग 150 वर्षों तक वो ढांचा या 100 वर्षों तक वो ढांचा सफलतापूर्वक काम करता रहा था। परंतु जो पेशवाओं का प्रशासनिक ढांचा था वो कमजोर हो गया, क्योंकि शिवाजी ने जो मॉडल स्थापित किया था उसको पेशवाओं ने तोड़ दिया। उसमें तुम कहोगे एक तो अधिकारियों का पद वंशानुगत बना दिया जिससे कि निहित स्वार्थ उसमें आ गए। दूसरा, उसने भू राजस्व की जो चुस्त प्रबंधन था शिवाजी का उसे छोड़कर ठेके पर नीलामी की पद्धति शुरू कर दी। और तीसरा, चौथ और सरदेशमुखी जो मराठों का राजस्व आधार था वह बड़ा ही एक कमजोर आधार था, क्योंकि उसने मराठा राज्य के स्वरूप को सैनिक और सामंती बनाता चला गया। तो इतनी ही बातें, इसी को क्वेश्चन में घुमा के कभी इसी को तुमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कभी उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, नेगेटिव मैंने कहा, नेगेटिव पहले ही दिखा दो और बाद में पॉजिटिव दिखा के एंड करो। क्या? नहीं नहीं, उल्टा सुल्टा का क्या मतलब है? हमें अगर उसके फेवर में जाना पड़ेगा तो नेगेटिव पहले दिखा के तब पॉजिटिव दिखाना। और अभी हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम तो 2 विचार बताए। ये तो शब्द आया है विवेचन कीजिए, तो एक विचार ये कहता है, दूसरा विचार ये कहता है। हम मानते हैं कि थोड़ी त्रुटियां तो थी, लेकिन वो त्रुटियां मजबूरी थी, कुल मिलाकर अच्छी थी। यही तो हम दे रहे हैं। अब इसके बाद तुम लोगों की अपनी योग्यता पर, जिसका चादर जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ी सौगात मिलेगी। और तुम लोगों का भी हार्डवेयर थोड़ा सा मजबूत करो और सॉफ्टवेयर को डालो, उसको अब खुद समझ में आने लगेगा। हाँ देखो बच्चों, अब ये बताओ, टेस्ट का डेट एक फिक्स कर लो। एक टेस्ट का 1-2 दिन में तुमको मैसेज मिल जाएगा, 1-2 दिन में आपका टेस्ट का कॉपी मिल जाएगी। अब ये बताओ कि आप टेस्ट का कौन सा एक दूसरा डेट डालो और कहाँ से कहाँ का। पूरे मेडिवल का टेस्ट लेते हैं, सल्तनत मुगल। हाँ, सल्तनत मुगल मिला के लेते हैं। किस दिन लूँ? संडे तो छुट्टी होगी फिर।